नमस्कार। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपके साथ हूँ परिवेश अध्ययन का एक मज़ेदार पाठ लेकर। आज हम परिवेश अध्ययन कक्षा तीसरी पुस्तक का पाठ 11 पानी की बात कल्लू कौवे के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। आपने किन किन पक्षियों को कहाँ कहाँ पानी पीते हुए देखा है? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो और पीने के लिए पानी ही ना मिला हो? क्या कभी घर में पानी के अभाव में आपके कुछ काम रह गए जो आप कर नहीं पाए हो? या फिर आपने कभी सोचा है कि यदि पृथ्वी पर कहीं पानी ही ना हो तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने हमसे ये सारे प्रश्न क्यों पूछे। आपके मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पानी विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में चर्चा के विषय रहेंगे: पहला, पानी के स्रोत; दूसरा, पानी के उपयोग; और तीसरा, पानी का संरक्षण। गर्मियों के दिन थे। कल्लू नाम का कौवा, जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, मुंडेर पर बैठा था। उसने उड़ते उड़ते कई जगह देखा, पर उसे कहीं भी कोई तालाब, नदी या कुआं दिखाई नहीं दिया। आज उसे पानी का महत्व समझ आया कि यह कितना ज़रूरी है हमारे लिए। फिर उसे एक घर के बगीचे में रखा पानी का बर्तन दिखा। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बिना पानी के पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। पानी फसलों के बढ़ने के लिए जरूरी होता है। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। किसान को प्रतिदिन अपनी फसलों की सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के फसलें सूख जाती हैं और बहुत सी फसलें तो ऐसी होती हैं जिन्हें शुरुआत में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान यानी चावल की फसल। पानी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है। हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, जैसे कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना आदि के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। हम बिना पानी के एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? पानी हमें ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, नल, वर्षा, जोहड़ आदि से मिलता है मैडम जी। सही कहा प्यारे बच्चों, ये सभी जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। चलिए और जानते हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा बताइए तो बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये समुंदर है बच्चों। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको समुंदर में पानी ही पानी दिखाई देता है। और पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत ये समुंदर ही होता है बच्चों। समुंदर का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है। हमें ताज़ा जल तालाब और झील से मिलता है। हम ताज़ा और मीठा पानी ही प्रयोग करते हैं। नदियाँ भी मीठे जल का स्रोत है बच्चों। बहुत से लोग नदियों के पानी का उपयोग
नहाने, कपड़े धोने और कृषि में भी करते हैं। क्या आप जानते हैं पानी का स्रोत भूमिगत जल भी है। आपने कुएं तो देखे ही होंगे, उसमें पानी कहाँ से आता है? क्या कभी सोचा है? ये जमीन के अंदर से आता है बच्चों। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। ये भी मीठा जल होता है। नलकूप व कुओं का प्रयोग भूमिगत जल को निकालने के लिए किया जाता है। वर्षा का जल भी हमारे लिए उपयोगी है। ये ताज़ा पानी होता है। कई लोग इसे जमा करके कृषि व कपड़े धोने जैसे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायता करता है, परंतु धरती का बहुत सा जल खारा या नमकीन समुद्र का जल होता है जो हम उपयोग नहीं कर सकते। अतः हमें मीठे जल का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत से देशों में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, इसलिए हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी जलीय जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी है। बिना पानी के जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। पक्षी भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। परंतु कुछ लोग नदियों और तालाबों के पानी में पशुओं को नहलाकर या कपड़े धोकर उसे गंदा करते हैं। तो कुछ लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में अधिक पानी बर्बाद करते हैं, जैसे पाइप से गाड़ी धोना या नल का टपकते रहना या ब्रश करते वक्त नल को खुला छोड़ना या नहाते वक्त शावर का इस्तेमाल करना। इन सभी कार्यों से प्रतिदिन बहुत सा पानी व्यर्थ हो जाता है। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं पानी की बचत के बारे में। पानी को कैसे बचाया जा सकता है? पानी की बचत करने के लिए कुछ जरूरी बातें। पहली बात, गाड़ी को बाग में धोएं और बाल्टी का प्रयोग करें। दूसरी बात, फल व सब्जियों को धोकर पानी को इकट्ठा करके पौधों में डालें। इस तरह हम पानी को व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं और पानी का सही उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, टपकती हुई पाइपलाइन की जांच करें। खास तौर पर रिसने वाले फ्लैश टैंक और नल हर रिसने वाले पानी के उपकरण को ठीक कराएं। चौथी बात, नहाते समय साबुन लगाने के दौरान नल बंद रखें। इस प्रकार यदि घर के छोटे छोटे कार्यों में हम पानी की बचत करें तो प्रतिदिन बहुत सा पानी बचा सकते हैं हम बच्चों। प्यारे बच्चों, वर्षा के जल को भी इकट्ठा कर कर बहुत से कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है और पानी की बचत कर सकते हैं। बहुत से लोग वर्षा के जल को इकट्ठा करके बहुत से कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। जब बाहरी पदार्थ एवं वस्तुएं जल में मिलकर जल के वास्तविक गुणों को इस प्रकार बदल देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं बच्चों। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिलने से जल प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। अब जल प्रदूषण के कुछ कारणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोत में बहा दिया जाता है, जिससे
जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। मल मूत्र को आज नदियों व नहरों आदि में बहा दिया जाता है। यही मूत्र व मल हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। गांव में लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी ये जल स्रोत दूषित होते हैं बच्चों। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो बच्चों। प्रतिदिन कितना सारा कचरा इन जल स्रोतों में बहाकर इन्हें दूषित किया जा रहा है। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अब हम बात करेंगे दूषित जल के दुष्परिणामों की। प्यारे बच्चों, पेयजल के साथ साथ रोगवाहक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और हैजा, टाइफाइड, पेचिश, पीलिया जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और कई बार इन भयंकर बीमारियों के कारण सही समय पर इलाज न मिलने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सदैव स्वच्छ, साफ और ताज़ा जल का ही सेवन करना चाहिए ताकि जल से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम अपने शरीर का बचाव कर सकें। अब बात करते हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में। जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर रोक लगे ताकि पानी को गंदा होने से बचाया जा सके। पशुओं के नदियों, तालाबों आदि में नहलाने पर भी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पशुओं के नदियों, तालाबों में नहाने से भी पानी प्रदूषित होता है। सभी प्रकार के अपशिष्टों तथा अशुद्धि युक्त बहाव को नदियों, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों में बहाने पर रोक लगाई जाए। नदियों में शवों, राख तथा अधजली लकड़ी के बहाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। धार्मिक स्थलों पर लोग नदियों के किनारे पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे फूल, धूप, अगरबत्ती आदि पानी में बहाते हैं। इस पर भी रोक लगाई जाए। फसलों के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, जन जागरूकता को बढ़ावा देना और जल संरक्षण के लिए जागरूक करना, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक ना तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है और ना ही जल संरक्षण की बात सोची जा सकती है। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट करें और अपनी शिक्षिका से चेक कराएं। प्रश्न 1 से 5 सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न 1, पानी की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? और इसके 4 विकल्प हैं। पाइप से गाड़ी धोना, पाइप से फर्श धोना, ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल बंद करना,
शावर के नीचे नहाना। और इसका सही विकल्प है ग, ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल बंद करना। दूसरा प्रश्न है 50 मेहमानों को पानी पिलाने के लिए किस बर्तन में पानी भरकर रखना उपयुक्त होगा? और इसके 4 विकल्प है ग्लास, लोटा, टंकी और जग। और इसका सही विकल्प है ग, टंकी। प्रश्न 3, पीने के पानी को उबालने से क्या लाभ होता है? और इसके 4 विकल्प है कीटाणु रहित हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, भारी हो जाता है। और इसका सही जवाब है क, कीटाणु रहित हो जाता है। प्रश्न 4, बांध का पानी निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं होता? और इसके 4 विकल्प है बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई करना, चिकित्सा सेवा। और इसका सही उत्तर है घ, चिकित्सा सेवा, क्योंकि अन्य तीनों कार्य बांध के पानी की सहायता से किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 5, रमन की मां ने कपड़े धोकर बाहर सूखने के लिए डाल दिए और खाना बनाने चली गई। खाना बनाकर जब वह बाहर कपड़ों को देखने गई तो कपड़े सूख चुके थे। ऐसा किस मौसम में हो सकता है? और इसके 4 विकल्प हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, सर्दी व गर्मी दोनों। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है ख, गर्मी। अब प्रश्न 6 से 10 विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। प्रश्न 6, जोहड़ में डैश भरा होता है। तो प्यारे बच्चों, जोहड़ में क्या भरा होता है? जोहड़ में पानी भरा होता है। प्रश्न 7, पानी का मुख्य स्रोत डैश है। तो पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। प्रश्न 8, डैश का पानी पीने योग्य नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इसमें सही विकल्प आएगा जोहड़, क्योंकि जोहड़ का पानी पीने योग्य नहीं होता। प्रश्न 9, डैश अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ऊंट पशु अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं बच्चों। प्रश्न 10, डैश के मौसम में प्यास अधिक लगती है। तो प्यारे बच्चों, कौन से मौसम में प्यास अधिक लगती है, जरा बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही विकल्प है गर्मी। गर्मी के मौसम में हमें प्यास अधिक लगती है। अब प्रश्न 11 से 15 संक्षिप्त उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 11, रेलवे स्टेशन पर अक्सर पीने के पानी का क्या इंतजाम होता है? प्रश्न 12, घड़ों में पानी ठंडा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई 2 उपाय सुझाओ। प्रश्न 13, गांव में बच्चे कहाँ-कहाँ नहाते हैं? और प्रश्न 14, घर में पानी को किस किस में संग्रह करते हैं? किन्हीं 2 ऐसे बर्तनों का चित्र बनाओ। प्रश्न 15, आपको 2 दिन पानी पीने के लिए ना मिले तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें और अपनी अध्यापिका से इन्हें चेक कराएं और इस बारे में चर्चा करें। चलिए अब एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। नीचे दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ काम दिए हुए हैं, आपको इन कामों को ध्यान से पढ़ना है और जानने की कोशिश करनी है कि कौन से काम में पानी की ज़रूरत होती है और कौन से काम में पानी की ज़रूरत नहीं होती।
अब यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है खेलने में। क्या खेलने में पानी की ज़रूरत होती है? नहीं ना। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। दूसरी ऑप्शन है गाना गाने में। गाना गाने में भी बच्चों पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगली ऑप्शन चाय बनाने में। हाँ, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएंगे हम। अगला आटा गूंदने में। इस कार्य के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। लिखने में कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती। नाव चलाने में, नाव चलाने में बच्चों पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो नाव नहीं चलेगी, पानी में ही नाव चलती है। अब यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। अगला है चित्र बनाने में। चित्र बनाने में भी कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती। पौधों को उगाने में, पौधों को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है, इसलिए यहाँ सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद है पंखा चलाने में। इस ऑप्शन में, इस कार्य में किसी भी प्रकार के पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि कौन कौन से कामों में पानी की ज़रूरत होती है और कौन कौन से कामों में पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब इस अभ्यास कार्य को देखकर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये अभ्यास कार्य आप खुद करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो, और दूसरा, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आप अपने घर में प्रतिदिन जो कार्य होते हुए देखते हैं, उनमें कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें पानी की ज़रूरत होती है, तो कुछ काम ऐसे होंगे जो बिना पानी के किए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर 4-4 कार्यों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो। और काम है नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंदने में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 5 कार्य आपको बताए गए हैं। आप इन 5 कार्यों को क्रम से लिखिए। जिस कार्य में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसे पहले नंबर पर लिखना, और जिस कार्य में सबसे कम पानी की ज़रूरत हो उसको 5वें नंबर पर लिखना। और इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में नोट करना। अब इस पाठ के आधार पर हम क्विज के कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और पहला प्रश्न है, निम्न में से पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? नदी, तालाब, वर्षा और झील। और इसका सही जवाब है वर्षा। भूमिगत जल के स्रोत हैं हैंडपंप, कुआं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। दूषित जल पीने से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता? और विकल्प है हैजा, पेचिश, पीलिया, कोरोना। और इसका सही जवाब है कोरोना। प्रातःकाल घास व पेड़ पौधों पर दिखाई देने वाली पानी की बूंदों को क्या कहते हैं? ओस, बर्फ, ओले, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ओस।
निम्न में से पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पानी की बर्बादी रोकने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करना, ब्रश करते समय नल बंद करना, गाड़ी को पाइप से धोना, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है गाड़ी को पाइप से धोना। इनमें से कौन सा पानी का स्रोत नहीं है? वर्षा, नदी, तालाब, बिल। और इसका सही जवाब है बिल। निम्न में कौन सा विकल्प अन्य से अलग है? नहाना, कपड़े धोना, कंघी करना, आटा गूंदना। और इसका सही जवाब है कंघी करना। गांव में लोग जोहड़ में क्या क्या कार्य करते हैं? भैंसों को नहलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, बांध का पानी निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? पहला, चिकित्सा सेवा, दूसरा, सिंचाई करना, तीसरा, उपरोक्त दोनों कार्य, चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दूसरा, सिंचाई करना। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जल के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हमने चर्चा की कि जल के मुख्य स्रोत यानी जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, जल के उपयोग क्या है, यानी दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम पानी का प्रयोग कैसे करते हैं। साथ साथ हमने ये भी जाना कि जल का संरक्षण यानी जल को हम कैसे बचा सकते हैं। हमने आज कल्लू कौवे से भी बात की और जाना कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है। आप सब जान गए होंगे कि बिना जल के हम एक दिन भी नहीं रह सकते। प्यारे बच्चों, आज आपने इस पाठ में वर्षा के जल, समुद्र के जल आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ साथ आपने ये भी जाना कि जल प्रदूषण क्या होता है, ये कैसे होता है, जल प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इस जल प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। इस पाठ में हमने कुछ अभ्यास कार्य भी किए और क्विज के कुछ प्रश्न भी हल किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको जल के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी और अब आप जल के महत्व को समझते हुए अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में जल का उचित प्रकार से प्रयोग करेंगे और न सिर्फ खुद जल के व्यर्थ होने को रोकेंगे, बल्कि यदि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा जो जल को व्यर्थ गवा रहा हो तो आप उसे भी जल के महत्व को समझाते हुए रोकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्यारे बच्चों, मैं ABRC मोनिका दहिया सोनीपत से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।